11 अप्रैल 1981 के दिन शिकागो के एक बैंक में चोरी होती है। पता चलता है कि बैंक के वॉल्ट के अंदर जितने सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स या लॉकर्स थे, सभी के लॉक्स तोड़े गए हैं। लेकिन ये इम्पॉसिबल था क्योंकि बैंक के वॉल्ट का डोर हर शाम को लॉक कर दिया जाता था और उसके बाद उसमें आपको ये फीड करना पड़ता था कि अगली सुबह और बैंक के बंद होने के बीच में कितना समय लगेगा, और उस समय तक ये वॉल्ट चाबी से भी नहीं खुलता था। इसके अलावा वॉल्ट के अंदर ना ही कोई दीवार तोड़कर घुसा था और ना ही कोई दूसरी एंट्रेंस थी। तो आखिर ये हुआ कैसे? जिस बैंक की हम बात कर रहे हैं ये है शिकागो के बैरिंगटन टाउन का फर्स्ट नेशनल बैंक, और इस टाउन में सिर्फ एक ही बैंक था, जिस वजह से सभी लोग अपनी वैल्यूएबल आइटम्स इसी के सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्सेस में रखते थे। जब इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है तो इसमें FBI भी इन्वॉल्व थी और उन्हें वहां पर कई सारे टूल्स मिले, लेकिन साथ में एक अलार्म क्लॉक और एक यूरिन से भरी हुई बोतल भी पाई गई। लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी वो ये पता नहीं कर पाए कि किसने और कैसे इस चोरी को अंजाम दिया है। इस चोरी की कहानी इसलिए भी इंटरेस्टिंग है दोस्तों क्योंकि इसे अंजाम देने वाला विलियम स्मार्टो नाम का एक बार्बर था जो एक लेडी सैलून में काम करता था। उसने अपने भाई के साथ मिलकर बैंक्स लूटने शुरू कर दिए थे और फिर एक दिन उन दोनों की नजर इस बैंक पर पड़ती है। तो हुआ यूं था कि इन दोनों ने बैंक में एक फेक नाम पर एक लॉकर रेंट कर लिया और वो अक्सर फिर इस बैंक में आने लगी। इस बीच में वो बैंक का सर्वे कर रहे थे और जो वॉल्ट अटेंडेंट थी उससे भी उनकी अच्छी दोस्ती हो गई थी। वो ध्यान से नोटिस कर रहे थे कि वो कब ब्रेक लेती है और उसका बिहेवियर कैसा रहता है। जब भी विलियम अपने भाई विंसेंट के साथ अपने बॉक्स को एक्सेस करने आता था तो वॉल्ट अटेंडेंट उसे उसके बॉक्स तक ले जाती थी जहां दोनों को अपनी अपनी की उसमें इंसर्ट करनी होती थी, और उसके बाद वो अटेंडेंट उसे प्राइवेसी देने के लिए बाहर आ जाती थी जहां विंसेंट उससे बात करने लगता था। इस बीच विलियम लगातार ये चेक कर रहा होता था कि उसे इन बॉक्सेस के लॉक्स तोड़ने के लिए किन तरह के टूल्स की जरूरत होगी। इसके बाद वो अपने टूल्स को एक एक करके बैंक में लाने लगा और वो उन्हें अपने बॉक्स में ही छिपा देता था। लेकिन क्योंकि ये टूल्स बहुत सारे थे इसलिए उन्हें एक साथ लाना पॉसिबल नहीं था। इसके बाद उसने वॉल्ट अटेंडेंट को बताया कि वो एक आर्ट्स डीलर है जिसकी वजह से अब वो बड़े बड़े बैग्स लेकर भी वहां पर आने लगा। लेकिन क्योंकि वो बॉक्स में फिट ही नहीं हो सकते थे इसलिए उसे इन्हें छुपाने का दूसरा रास्ता ढूंढना था। उसने नोटिस किया कि वॉल्ट के ऊपर एक फॉल्स सीलिंग है और इसके गैप में वो इन बॉक्सेस को छिपा सकता है। यहाँ वो खाने पीने का सामान, लाइट्स और दूसरी चीजें लाकर रखने लगा। अब अलार्म सिस्टम ही एक आखिरी हर्डल बचा था। बैंक का अलार्म सिस्टम यूं तो बहुत हाईटेक नहीं था और वो तभी एक्टिवेट होता था जब कोई दीवार या फ्लोर की तरफ से एंटर करने की कोशिश करे। लेकिन फिर भी उसने एक दिन उसे डिसेबल कर दिया। पर अभी उसे ये डर भी था कि जरूर इस बैंक में कुछ हिडन अलार्म्स होंगे जिसके बारे में उसे नहीं पता, और यही चीज टेस्ट करने के लिए एक दिन वो सीलिंग पर एक अलार्म क्लॉक छोड़ गया जिसमें बैंक बंद होने के बाद के लिए अलार्म सेट हो रखा था। जब रात को ये अलार्म बचा तो उसकी वजह से दूसरे सेफ्टी अलार्म्स भी ट्रिगर हो गए और बैंक में पुलिस आ गई। विलियम बैंक के बाहर से ये सब देख रहा था जिससे ये कंफर्म हो गया कि वहां कुछ हिडन अलार्म्स भी हैं। क्योंकि ये अलार्म क्लॉक सीलिंग पर रखी हुई थी इसलिए पुलिस को वहां पर कोई गड़बड़ नहीं दिखी और वो लौट गए। इसके बाद अगले कुछ दिनों तक विलियम ने बैंक के दूसरे अलार्म्स को ढूंढा और उन्हें एक के बाद एक डिसेबल करने में लगा रहा। इसके बाद उसने दोबारा से अपनी अलार्म क्लॉक में रात के लिए अलार्म सेट किया और वो वेट करता रहा। लेकिन अगली बार पुलिस नहीं आई जिससे कंफर्म हो गया कि अब सभी अलार्म्स डिसेबल हो गए हैं। अब जो आखिरी चीज उसे करनी थी वो था वॉल्ट के अंदर दाखिल होना। उसे मालूम था कि दरवाजा तोड़कर तो वहां नहीं जाया जा सकता, इसलिए उसे अगली बार बैंक एम्प्लॉय से छिपकर वॉल्ट में ही बैंक बंद होने तक रहना होगा। अपने इस काम के लिए 11 अप्रैल का दिन उसने चूज किया था जो कि शनिवार का था और अगले दिन बैंक की छुट्टी थी। साथ ही विलियम ने अपनी बैंक विजिट्स में ये भी देख लिया था कि वहां पर लॉकर्स की 2 अलग अलग अलमारियां हैं जिनके बीच में थोड़ा सा स्पेस है जिसके अंदर छिपा जा सकता है। जब विलियम ने अपनी पहली विजिट में इसे नोटिस किया था तभी से वो इस पूरे प्लान के बारे में सोच रहा था। शनिवार के दिन वो अपने भाई के साथ बैंक पहुंचता है और जैसे ही वॉल्ट अटेंडेंट वहां से जाती है वो वहीं छिप जाता है। बाहर वॉल्ट अटेंडेंट विंसेंट से बातें करने लगती है। अब बैंक वॉल्ट को बैंक के शुरू होने पर खोला जाता है और आखिर में छुट्टी पर बंद किया जाता है, इसलिए उसे दोबारा से उसे लॉक करने की जरूरत नहीं थी और कुछ समय बाद वो दूसरे कामों में बिजी हो जाती है। इसी वक्त विंसेंट वहां से निकल जाती है और कोई विलियम पर ध्यान ही नहीं देता। जब शनिवार की शाम को बैंक बंद होता है
तब विंसेंट वहां से बाहर आता है और अपने टूल्स को सीलिंग से बाहर निकालता है। उसने इतना ज्यादा इस चोरी को प्लान किया हुआ था कि उसने लॉकर के सिलेंड्रिकल लॉक्स के साइज को स्टोव बॉल्ट्स बनवा रखे थे, जिसे लॉक पर रखने के बाद सिर्फ एक हथौड़ा मारना होता था, जिससे कि लॉक का वो हिस्सा टूट जाता था और बाकी का बॉक्स सिक्योर रहता। इसका फायदा ये हुआ कि जब मंडे के दिन वॉल्ट अटेंडेंट ने वॉल्ट को खोला तो उसे वहां कोई गड़बड़ नहीं दिखी, क्योंकि उन तोड़े हुए लॉक्स को उसने दोबारा से एडजस्ट कर दिया था। वो तो जब एक कस्टमर अपना लॉकर खोलने वहां पर आई और उसने अपनी चाबी उसमें डालने की कोशिश की तो वो लॉक गिरकर बॉक्स के अंदर ही चला गया और तब वहां पर समझ में आया कि बैंक में चोरी हुई है। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि वॉल्ट को अगले मंडे तक के लिए लॉक किया गया था, यानी इन बॉक्सेस को चुराने के बावजूद भी विलियम अभी वहां से बाहर नहीं निकल सकता था। विलियम ने अपना काम खत्म करने के बाद पूरे वॉल्ट की सफाई की थी और सभी तोड़े हुए लॉक्स को वापस ऐसे ही लगा दिया था, जिससे कि किसी को शक ना हो कि इस बीच यहाँ पर कोई छेड़छाड़ हुई है। अब सवाल ये है कि विलियम अब इस चोरी के सामान के साथ वहां से निकला कैसे? दरअसल उन दिनों बैंक में कुछ कंस्ट्रक्शन का काम पहले से ही चल रहा था और जब मंडे की सुबह वॉल्ट अटेंडेंट ने वॉल्ट खोला तो विलियम ने कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वाली यूनिफॉर्म पहन ली थी और वो एक बॉक्स में अपनी चुराई हुई आइटम्स के बैग को बिना किसी शक के बाहर ले गया था। क्योंकि लूट बहुत ज्यादा थी इसलिए वो लौटकर दोबारा 2 बैग्स भी लेने आया था, लेकिन किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। इस केस ने एफबीआई को भी हैरान कर दिया था और 1 साल तक लगातार इस केस पर लगे रहने के बावजूद भी वो इसे सॉल्व नहीं कर पाए थे। इस केस का खुलासा तब हुआ जब शिकागो के एक दूसरे बैंक में एक कस्टमर वॉशरूम में गया और तभी वॉशरूम की फॉल सीलिंग उसके ऊपर आ गिरी। जब उसने बैंक को इन्फॉर्म किया तो एक एम्प्लॉय ने ऊपर चढ़कर देखा और उसे किसी की टांग दिखाई दी। वॉशरूम के साथ में ही उस बैंक का वॉल्ट था, इसलिए जल्द ही पुलिस को बुलाया गया और चोर को पकड़ लिया गया। ये चोर विलियम ही था, जिसे फिर बाकी चोरियों के साथ भी कनेक्ट किया गया था। जब विलियम को कोर्ट में पेश किया जाता है तो उसे 20 साल की सजा दी गई थी, लेकिन जज ने उससे वादा किया था कि अगर वो लूटा हुआ सामान वापस कर दे और पुलिस को ये बता दे कि उसने चोरी कैसे की थी, तब वो उसकी सजा कम कर देंगे। विलियम ने बताया कि उसने एक लेक में अपनी सारी लूट को अंडर वाटर रखा है और बाद में उसे डिस्कवर भी कर लिया गया। इसके बाद उसने पुलिस को अपनी चोरी की कहानी बताई और इस वजह से ये कहानी आज हमें भी पता चल पाई है। लेकिन इस चोरी ने दुनिया भर के बैंक्स के लिए काफी कुछ चेंज कर दिया था। इसी की वजह से अब बैंक्स के वॉल्ट्स में कोई फॉल्स सीलिंग्स ही नहीं होती थी और लॉकर्स के बीच में कोई ऐसा स्पेस भी नहीं होता था जहां पर कोई इंसान छिप जाए। विलियम ने इस एक चोरी से करीब $10 लाख का सामान चुराया था और जब पुलिस ने उससे पूछा कि क्या वो इतने पैसे से भी सेटिस्फाइड नहीं था तो विलियम ने बड़ा ही अनूठा जवाब दिया। उसने बताया कि वो सिर्फ पैसे के लिए चोरी नहीं करता है, बल्कि इस तरह की रॉबरीज उसके लिए एक चैलेंज होती हैं जिसमें उसे मजा आता है। विलियम खुद को एक रॉबिन हुड की तरह देखता था, इसलिए उसने चोरी करते वक्त भी सिर्फ उन्हीं लॉकर्स पर हाथ साफ किया जो उसे लगता था कि अमीरों के हैं, और जिन लॉकर्स में बहुत कम वैल्यूएबल आइटम्स थी या फिर लोन से जुड़े पेपर्स थे, उनमें वो चुराई हुई आइटम्स भी रख गया था। तो ये थी उस बार्बर की कहानी जिसने एफबीआई को 1 साल तक घुमाए रखा और अगर वो इस चोरी पर रुक जाता तो शायद उसे कभी पकड़ा नहीं जा सकता था। उम्मीद है आपको आज के इस वीडियो में काफी कुछ नया मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।